नमस्कार। हाल फिलहाल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जयशंकर गुप्त। हाल फिलहाल में हम लोग चर्चा करेंगे देश के ताज़ा तरीन राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक घटनाक्रमों की, राजनीतिज्ञों के बीच चलने वाले सह और मात के खेल की और जनता के सरोकारों की। इन सारे मुद्दों पे बीच बीच में हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे, नए विषयों के साथ, नई चर्चा और नए विश्लेषण के साथ। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में। भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर अभी तक चल रहे राजनीतिक सह और मात के खेल में ममता बनर्जी ने एक बार फिर भाजपा को सह दे दी है। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं के सहारे विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी को शिकस्त देने की योजना बनाई थी, उनमें से एक प्रमुख नाम थे मुकुल राय, जो तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से तो थे ही, ममता बनर्जी के बहुत ही खास नेताओं में से गिने जाते थे। केंद्र सरकार में जब यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार में मुकुल राय जहाजरानी और रेल मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल चुके थे। लेकिन किन्हीं बातों को लेकर ममता बनर्जी से उनकी अनबन हुई और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे किसी कद्दावर नेता की खोज में थी, तलाश में थी, जो ममता बनर्जी के घर के भेदिए के तौर पे काम करे और चुनाव में ममता बनर्जी को शिकस्त दे सके। ऐसे में उसकी निगाह मुकुल राय पर पड़नी स्वाभाविक थी और 2017 में मुकुल राय ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण भी कर ली। एक बहुत ही जुझारू, एक कुशल वक्ता और संगठनकर्ता के रूप में ख्याति वाले मुकुल राय पश्चिम बंगाल में पंचायतों के चुनाव से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षा से भी ज़्यादा सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुकुल राय को भी लगने लगा था कि शायद आने वाले दिनों में भाजपा उनको भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेगी और वह ममता बनर्जी को निर्णायक चुनौती दे सकेंगे। लेकिन भाजपा की रणनीति सिर्फ मुकुल राय तक केंद्रित नहीं थी। उनके पास दिलीप घोष जैसा कोई अपना नेता तो था ही था, और भी तृणमूल कांग्रेस के तमाम बड़े छोटे नेताओं को, विधायकों को भारतीय जनता पार्टी तोड़कर अपने कुनबे में शामिल करने की कोशिशों में लगी रही। इन्हीं कोशिशों में शुभेंदु राय और भी तमाम कई नेता और बहुत सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए तो अब की बार 200 पार का नारा लगाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षाओं के बहुत ही प्रतिकूल नतीजे आए। 200 सीटों का दावा 77 सीटों पर सिमट गया, जिनमें से 2 सांसदों के त्यागपत्र के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या वहां 75 ही रह गई। अब चुनावी जनादेश को स्वीकार करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के इशारे पर कहें या जैसे भी हो, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा को मुद्दा बनाया गया। ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई। उनके संभावित मंत्रियों के खिलाफ नारदा चिट फंड घोटाले के मुकदमे की मंजूरी दे दी गई, चार्जशीट बना और उनके 3-4 जो मंत्री बने भी थे उनको गिरफ्तारियां भी, उनकी विधायकों की गिरफ्तारियां भी हुई। यह सब चल रहा था। हालांकि नारदा चिट फंड घोटाले में शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय के नाम भी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी सरकार ने इन दोनों के अलावे तृणमूल कांग्रेस के बाकी नेताओं के खिलाफ तो मुकदमा शुरू करने की मंजूरी दे दी, इन दोनों को बरी करके रखा। इन सब बातों को लेकर के मुकुल राय, जो एक पुराने कांग्रेसी और ममता बनर्जी के बहुत घनिष्ठ सहयोगी भी रहे, उनको थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। एक तो उनको विधानसभा के चुनाव में भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश नहीं किया गया, उनके बजाय उनसे बहुत ही जूनियर शुभेंदु अधिकारी को ज़्यादा महत्व दिया गया। और चुनाव के बाद भी नेता विरोधी दल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा किया, मुकुल राय की उपेक्षा की। इसके बाद से ही लगातार ऐसा लग रहा था कि मुकुल राय ही नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेता और विधायक ऐसे हैं
जिनको लग रहा है कि चुनाव के बाद जनादेश को स्वीकार करने के बजाय भाजपा का नेतृत्व राजभवन के सहारे जिस ढंग से ममता बनर्जी के खिलाफ अभियान चला रहा है वह जायज़ नहीं है। बल्कि मुकुल राय ने तो एक दो बार बीच में और उनके बेटे, खासतौर से उनके बेटे शुभ्रांशु राय ने तो इस बारे में बयान भी दिए। हम बता दें आपको कि विधानसभा के चुनाव में मुकुल राय और उनके बेटे शुभ्रांशु राय को भी भाजपा का टिकट मिला था। उनके बेटे तो चुनाव हार गए थे, लेकिन मुकुल राय तकरीबन 35,000 मतों से चुनाव जीते थे। तो मुकुल राय की एक तरह से थोड़ी सी लग रहा था कि उनको भाजपा में उनका राजनीतिक भविष्य असुरक्षित सा महसूस हो रहा है। उनके मुकाबले शुभेंदु अधिकारी को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और ममता बनर्जी पर बिलो द बेल्ट हमले हो रहे हैं। तो इसको लेकर के उनके मन में थोड़ा सा असंतोष तो पहले से भी था, जो चुनाव के बाद ममता बनर्जी की तीसरी सरकार बनने के बाद सामने आने लगे थे। और इस बीच में उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से ममता बनर्जी के यहाँ भी प्रयास शुरू हो गए थे कि अगर घर वापसी हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात होगी नहीं, क्योंकि भाजपा में अब वो घुटन महसूस कर रहे हैं। उनसे गलती हुई थी भाजपा ज्वाइन करने की। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी की जितनी वहाँ बैठकें होती थी, जितने कार्यक्रम होते थे, उसमें से मुकुल राय किसी न किसी बहाने अनुपस्थित रहते थे। बीच में खबर आई कि उनकी पत्नी बीमार हैं, इसलिए वो भाजपा के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इसी बीच ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, अभिषेक बनर्जी, लोकसभा के सदस्य हैं और अभी हाल में ममता बनर्जी ने उनको तृणमूल कांग्रेस का महासचिव बना करके एक तरह से नंबर 2 का दर्जा भी दे दिया है। अभिषेक बनर्जी गए थे मुकुल राय की पत्नी से मिलने के बहाने और वहाँ उनकी बातचीत हुई थी उनके लोगों से, और उन्होंने एक तरह का आश्वासन दीदी के तरफ से भी दे दिया कि मुकुल राय जी जैसे लोगों का पार्टी में स्वागत हो सकता है। इसी के बाद सौगत राय का भी बयान आया। और लेकिन जब ये भनक मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि मुकुल राय की पत्नी की बीमारी के बहाने अभिषेक बनर्जी का उनसे संपर्क हुआ है, तो मोदी जी ने खुद उनको फ़ोन किया, मुकुल राय को, और तकरीबन 10 मिनट तक बातचीत की, मिजाज पुरसी की, लेकिन मुकुल राय को मना नहीं पाए। और उसके 2-3 दिन के बाद ही आज 11 जून को मुकुल राय जी तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय में गए और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के सानिध्य में घर वापसी की। तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने वापस ग्रहण की। इस अवसर पर अभिषेक बनर्जी ने और ममता बनर्जी ने भी कहा कि और भी बहुत सारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे, वो लोग भी चाहते हैं पार्टी में आना, लेकिन इनमें सबको शामिल कर पाना मुश्किल होगा। खास तौर से उन गद्दारों को तो पार्टी में वापस लेने के बारे में सोचा भी नहीं जाएगा जिन्होंने पार्टी के साथ, नेता के साथ गद्दारी की। मुकुल राय के बारे में ये कहा गया कि मुकुल राय बहुत पुराने नेता और उनके पुराने साथी, सहयोगी, संस्थापक सदस्य तो थे ही, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बावजूद दीदी के बारे में कभी उन्होंने निचले स्तर पर जाकर के राजनीतिक हमले नहीं किए, उनके बारे में कभी अपशब्द नहीं कहे, तो इसलिए उनका स्वागत है। अब यह कहा जा रहा है कि बाकी जो आज अगर हरी झंडी मिल जाए ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी के तकरीबन 2.5-3 दर्जन विधायक ऐसे हैं और कुछ एक सांसद भी हैं और बड़े नेता जो चुनाव हार गए थे, वो लोग भी तृणमूल कांग्रेस में दौड़े दौड़े चले आएंगे। लेकिन ये साफ कर दिया है तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने, ममता बनर्जी ने भी और अभिषेक ने भी साफ कर दिया है कि गद्दारों को वापस नहीं लिया जा सकेगा। जिनको आना है उनके गुण दोष और उनकी उपयोगिता को ध्यान में रख करके ही पार्टी में उनकी वापसी हो पाएगी। क्योंकि एक बात और भी है, इन लोगों के खिलाफ जहां तृणमूल कांग्रेस के लोग जीते या हारे हैं, तो उनकी भावनाओं को भी तो देखना होगा। क्योंकि कल को अगर मान लीजिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा करके चुनाव लड़ाया था और जो स्थानीय इकाइयाँ, जो पुराने लोग थे भारतीय जनता पार्टी के, वो विद्रोही मुद्रा में भी आ गए थे बहुत सारी जगहों पे, तो ये बात तृणमूल कांग्रेस में भी हो सकती है। और ये सही है कि जो भी
सत्ता की राजनीति जिस ढंग से आज चल रही है उसमें विपक्ष में रह करके अपने को बहुत सुरक्षित नहीं महसूस कर पाते हैं लोग, ये बात हो सकती है। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं, जो कल तक ममता बनर्जी के साथ थे, गलबहियाँ करके रहते थे, साथ साथ उनके साथ राजनीति करते थे, आंदोलन से लेकर के और सरकार में भी शामिल थे, वो लोग वापस आना चाहते हैं। लेकिन अब उनकी वापसी का वही है कि गुणदोष क्या होगा। उन्होंने भाजपा में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी के बारे में किस तरह के बयान जारी किए थे, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, इन सब बातों को देखते हुए कोई ना कोई एक नीति बनाएंगे लोग। अब सवाल ये भी है कि मुकुल राय जी का क्या होगा, क्योंकि मुकुल राय जी विधायक तो हैं, अब उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा, विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। एक चर्चा अभी से ये हो रही है कि एक बार फिर से उनको दीदी यानी ममता बनर्जी राज्यसभा में लाएंगी, और ताकि उनका जो जुझारूपन है, जो उनका एक कुशल वक्ता के रूप में एक छवि है, और ताकि जिस भाजपा में वो शामिल हुए थे उस भाजपा के खिलाफ वो कड़े स्वरों में वहाँ बात कर सकें, आक्रामक रुख तैयार कर सकें राज्यसभा में। तो इसलिए हो सकता है कि उनको विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिलवा करके राज्यसभा में भेजने की कोशिश की जाए। इस बीच में उत्तर प्रदेश में, जो जैसा मैंने बताया शुरू में ही, कि भारतीय जनता पार्टी अपने को काफ़ी संकट में महसूस कर रही है। विधानसभा के चुनाव सामने हैं, घर उसका बिखरा बटा सा दिख रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 2 दिनों तक दिल्ली में आकर रहे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के नेता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से भी मुलाकात की है। अब चर्चा हो गई है शुरू कि लौटने के बाद योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ लौटेंगे तो उसके बाद सरकार और संगठन में भी बड़े बदलाव होंगे। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन भी हो सकता है, कुछ नए चेहरे आएंगे, कुछ पुराने चेहरे बाहर भी जा सकते हैं। अभी एक दिन पहले जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हुए थे, आज उन्होंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ अलग से 1 घंटे तक की बातचीत की। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जिन छोटे और जातीय समूहों, राजनीतिक दल तो क्या कहेंगे, जातीय समूहों को के साथ एक चुनावी गठबंधन किया था, जैसे अपना दल जो कुर्मी लोगों की पार्टी है, उसकी नेता अनुप्रिया पटेल, जो कल तक तो पहले केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी थी लेकिन बीच में उनको हाशिए पर डाल दिया गया था, उनको भी बुला करके अमित शाह जी अब संपर्क कर रहे हैं। संजय निषाद, जो निषाद मल्लाह लोगों की पार्टी के नेता हैं, उनको बुला करके अभी बातचीत की जा रही है। इसी तरह से अन्य जो पिछड़ी जातियों के नेता हैं, जो अति पिछड़ी जातियों के नेता हैं, दलित समाज के जो नेता हैं, उनको भी साधने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व लग गया है। इस सबको बताया जा रहा है कि कैसे जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा तो इनको उचित स्थान दे करके, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में या उसी के बाद फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो पिछड़ी जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के साथ दलित समाज का वोट बड़े पैमाने पर भाजपा ने हासिल किया था, उसको कैसे एक बार फिर से अपनी तरफ जोड़ने में कामयाब हो सके, तो इसकी कोशिश की जाएगी। इन कोशिशों के बाद और इसके फलाफल के बाद के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।